नमस्कार, न्यूज लाइव नौ में खुशकांत आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ। मैं इस बार हाजिर हूँ कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर के। आप देख रहे होंगे टीवी चैनलों पे और किस तरीके से कश्मीर के पंडितों का दर्द निकल करके सामने आया है। कश्मीरी फाइल्स मूवी में आज प्रधानमंत्री ने भी ये कह दिया कि कहीं न कहीं तथ्यों को और सत्य को छिपाया जा रहा है। आज इसी संदर्भ में हमसे बात करने के लिए पूर्व आईबी ऑफिसर केवी उपाध्याय जी खुद मौजूद हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर में उस वक्त पोस्टेड रहे। क्या थी एग्जैक्टली सत्यता, ये उन्हीं के मुंह से जानते हैं। लेकिन आज भी बहुत से लोग, जब लास्ट टाइम मेरा खुद का कश्मीर विजिट हुआ था, तो वहां के लोगों से बात करने पे मुझको लोग ये कह रहे थे कि कश्मीरी पंडित भागे थे, पलायन किए थे, लेकिन कोई जेनोसाइड नहीं हुआ था। तो पहले हम सर से ये पूछेंगे, सर धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे चैनल से। क्या था सर, ये एक्चुअली में जेनोसाइड था या फिर एक्सोडस पलायन था? एक्सोडस और जेनोसाइड दोनों था। अच्छा, एक्सोडस और जेनोसाइड दोनों था जी। जब कश्मीर में मैं गया जी 86 में 16 जुलाई को मैंने कश्मीर में ज्वाइन किया था जी। उसमें पूरा पंजाब आतंकवाद की चपेट में था, तो उसके चीजें कश्मीर को पढ़ना शुरू हो गए थे। पाकिस्तान ने उस समय ऑपरेशन बालकोट अपने यहाँ से लॉन्च किया था जी, जिसका नर्व सेंटर था कोट लखपत, ये लाहौर के पास है। और वहां से जो आतंकवादी आए और जो पकड़े गए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि अब उनके जीवन को खतरा हो सकता है। उन्होंने अपने इंट्रोगेशन में पाकिस्तान के पूरे का जो चक्र था उसको उन्होंने पूरी तरह से उसका पर्दाफाश किया। और दो प्रमुख लोग पकड़े गए थे जिन्होंने अपने इंट्रोगेशन में बताया कि पंजाब के बाद जो कश्मीर उसका टारगेट है। जब हम कश्मीर पहुंचे थे तो उसके तुरंत बाद इलेक्शंस होने थे। काजी निसार एक उनके रिलीजियस लीडर थे जो अनंतनाग, जिसको वहां के कश्मीरी मुसलमान वो इस्लामाबाद कहते हैं। अच्छा, अनंतनाग को इस्लामाबाद कहते हैं। उसका पुराना नाम तो अनंतनाग है क्योंकि कश्यप ऋषि की बसाई हुई नगरी है ये। इसका नाम तो कश्मीर था नहीं, कश्मीर नाम तो इसको बाद में मिला है। कश्मीर इसका नाम तो था नहीं, तो कश्यपपुर के नाम से मशहूर था। अवंतीपुर, अनंतनाग, वैरीनाग, वहां के जो प्रमुख लोकेशंस थे वो यही थे। झीलें थी, डल झील थी, वुलर झील थी, झीलों का पूरा जाल बिछा हुआ है कश्मीर में। झेलम नदी बहती है, केसर की खेती होती है। और कश्मीर और पुराने जमाने में जब हिंदू राजा वहां थे, राजा अवंती वर्मन जिन्होंने अवंतीपुर बसाया था, उनका साम्राज्य ईरान तक फैला हुआ था। अच्छा, तो आज के संदर्भ में जो कश्मीर दिखाई पड़ता है वो कश्मीर नहीं। कल्हड़ ने अपनी राजतरंगिनी में, कल्हड़ वहां के एक बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने अपनी राजतरंगिनी में कश्मीर का पूरा वर्णन लिखा है। तो ये कश्मीरी पंडित जो वहां पे रह रहे थे, ये पुराने ही समय से वहां पे? हाँ, वहां तो असल में कश्यप ऋषि जो थे वो शिव उपासक थे। अच्छा, और कश्यप ऋषि ने उसको अद्वैत शैव का पूरा सेंटर बनाया कश्मीर को। वहां बाद में आदिगुरु शंकराचार्य ने शंकराचार्य हिल पर एक बड़ा ही सुंदर शिवलिंग स्थापित किया जो दिन में 3 बार रंग बदलता है। अच्छा, सुबह कुछ रंग होगा, दोपहर में कुछ रंग होगा, शाम को तीसरा रंग होगा। अच्छा, वहां के जो पंडित हैं मूलतः पंडित ही हैं वहां, जिनकी आराधना थी वहां कश्मीर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ खीर भवानी का मंदिर है। खीर भवानी का, जहाँ कहा जाता है कि उस मंदिर के चारों तरफ जो परिखा बनी हुई थी, जो झील थी, उसमें दूध बहता था। वहां दूध बहता था, इसीलिए उसका नाम खीर भवानी है। बड़ी जागृत देवी है, शारदा का स्वरूप है। अच्छा, जो देवी बैठी हैं आपके वहां त्रिकुटा हिल्स पर, जिनको वैष्णो देवी के नाम से आप कहते हैं, शारदा का ही स्वरूप है। अच्छा, खीर भवानी का मंदिर। और कश्मीरी पंडित सभी शैवाइट्स हैं, उसमें कुछ वैष्णव भी हैं, शैवाइट्स ज्यादा हैं।
और शिव मंदिरों का तो मतलब कश्मीर को जो आज हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान का मुद्दा बना करके इन्होंने रख दिया, सही बात तो ये है कि भारतीय सनातन सभ्यता और संस्कृति की एक परछाई घूम ही रही है। वहीं से ऋषियों ने काम किया, वहीं से कश्यप ऋषि ने इसका हो किया। ये तो बहुत बड़ी बात है जो आप मुझे बता रहे हैं। लेकिन अब जो 1992 और 30 साल पहले ये घटना हुई, ये सिनेरियो बना कैसे? 92 में नहीं जी, पहले से इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई। 86 में, जब 86-87 में वहां जब चुनाव हुए जी, तो उस समय फारूक अब्दुल्ला ने बड़ी धांधली कराई वहां चुनाव में। हाँ, चुनाव में ये अलगाववाद वहां फैलता नहीं जी, अगर चुनाव वहां सही ढंग से करा दिए गए। कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस के बहुत खासम खास हैं। इनके पिता शेख अब्दुल्ला नेहरू जी के खासम खास थे। ये तो कांग्रेस कश्मीर का विलय 47 से पहले हो गया। एकदम सही बात जी। कश्मीर का विलय 47 से पहले हो गया। लेकिन जितनी बार राजा हरि सिंह ने अपनी रानी को भेजा, अपने एलची को भेजा चिट्ठी लेके, नेहरू पूछे थे वेयर इज शेख। अच्छा, शेख को उन्होंने जेल में डाल रखा था। शेख वहां पहले ही मूवमेंट चला रहा था कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। भाई भारत के बंटवारे की नींव रखी जा चुकी थी जी, और उसको एक्सेप्ट कर लिया था कांग्रेस ने भी। गांधी जी ने पहले तो कहा था कि इसका बंटवारा मेरी लाश पर होगा, लेकिन बाद में किसके बहकावे में आके, किसके कहने पे आके, किसके दबाव में आके, जिन्ना का दबाव था कि नेहरू का दबाव था, किसका दबाव था, ये तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन बंटवारा हुआ था मुल्क का। तो जो जितनी देशी रियासतें थी 545-49 के आसपास, सबने अपना अपना विलय स्वीकार कर लिया था। सबसे पहले राजस्थान ने विलय स्वीकार किया, राजस्थान की जितनी देशी रियासतें थी। और जो तमाशा हुआ वो हैदराबाद का जो निजाम था उसने, जूनागढ़ के नवाब ने, और कश्मीर के राजा जो थे उनकी जो सेना थी, उसके जो ब्रिगेडियर थे उस समय, उनके जो सेनापति थे, मुख्य शायद राजेंद्र सिंह नाम था उनका, राजस्थान के रहने वाले थे। उनकी सेना में सारे सैनिक मुस्लिम थे। अच्छा, और जब कबायली पठानों का आक्रमण हुआ तो इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। अच्छा, और डोगरों की कई टुकड़ियां मारी गई, गोरखों की कई टुकड़ियां मारी गई वहां। और जब मारे जाने लगे राजेंद्र सिंह को ये भरोसा नहीं था कि हमारे सैनिक हमारे खिलाफ जाएंगे, वो तो इस्लाम के साथ चले। तब जाके ना मेजर सोमनाथ शर्मा ने बैटल ऑफ बड़गाम लड़ा, जहां उनकी शहादत हुई। पहला परमवीर चक्र, महावीर चक्र ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को भी मिला। बाद में उन्होंने रोका, अपने मुट्ठी भर सैनिकों के बल पर उन्होंने कबायली पठानों को रोका और अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। तो मैं आपको मूल जगह पर ले आऊं। जब 87 का चुनाव, उसमें इतनी रिगिंग करा दी गई कि काजी निसार वगैरह जो मुख्य धारा में आना चाहते थे, काजी निसार एक अलगाववादी नेता था। अच्छा, और वो रिलीजियस हेड था, बहुत बहुत फायरिंग स्पीच देता है, जिसमें हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता था। अच्छा, और जितने भी वहां जो फ्राइडे की नमाज होती है, जो जुमे की नमाज होती है, उसमें जो खुतबा पढ़ा जाता था या उसमें जो दुआ मांगी जाती थी, वो मांगी जाती थी हिंदुस्तान के खिलाफ। वहां मुट्ठी भर मुसलमान थे जो हिंदुस्तान के साथ थे, उसको तो कांग्रेस ने साइडलाइन कर दिया सबको। इवन मुफ्ती मोहम्मद सईद भी हिंदुस्तान के साथ थे, लेकिन इसको भी साइडलाइन किया कांग्रेस ने। ये क्यों छोड़ के गए कांग्रेस? उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। मौलवी इफ्तिखार हुसैन कांग्रेस के अध्यक्ष थे वहां, उनकी हत्या हो गई। और ये सारे लोग कश्मीर को तो आतंकवाद का गढ़ बनाने में अगर किसी का दोष है तो इनका मेजर रोल है। जब बीरू में, बीरवा एक जगह है, एक जगह है चाडोरा, जब 87 में AK-47 की एक बड़ी खेप पकड़ी गई, कोई मानने को तैयार नहीं कि कश्मीरी आतंकवादी हो। दिल्ली तो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं, कांग्रेस सरकार बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी कांग्रेस आतंकवादी हो, कश्मीरी मुसलमान आतंकवादी हो। क्योंकि ये लोग शुरू में, मैं नहीं कहता कि ये हिंदुस्तान के साथ थे, हिंदुस्तान के साथ तो ये नहीं थे, मेजर आबादी हिंदुस्तान के साथ नहीं थी। कश्मीर वैली की बात कर रहा हूं, जम्मू अलग है, लेह अलग है, लद्दाख अलग है। लद्दाख के लोग हिंदुस्तान के साथ थे क्योंकि वो मोस्टली बुद्धिस्ट थे, और जम्मू के लोग जो हैं वो डोगरा हैं, डोगरा राजपूत हैं, मतलब हिंदू हैं वहां, वो सब हिंदुस्तान के साथ थे। लेकिन जो कश्मीर वैली जिसको कहते हैं,
वो 160 गुणे 150 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो नहीं था उनके साथ। वो शुरू से ही अलगाववाद का पोषक था। वो मीर वाइस फारूक, सैयद अली शाह जिलानी, ये सारे लोग जो थे वही भाषा, तरह से वही भाषा बोल रहे थे कि ये पाकिस्तान की भाषा बोलते थे। अच्छा। ये कभी हिंदुस्तान की भाषा नहीं बोलते थे। अच्छा। फारूक अब्दुल्ला भी प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करते थे। फारूक अब्दुल्ला कभी भी, उन्होंने कभी अपनी शुद्ध राजनीति नहीं रखी, हमेशा प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किया। दिल्ली में कुछ बोलते थे, कश्मीर में जाके कुछ बोलते थे। ये तो कश्मीर का दुर्भाग्य है। और कश्मीरी पंडित ये समझता था कि हम सेकुलरिज्म के नाम पर इनको समझा ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वहां मंदिर जाना भी 88-89 में मुश्किल था। अच्छा। हम लोग तो परिवार के साथ रहते थे, मंदिर जाना बहुत मुश्किल कार्य था। लोग डर के मारे मंदिर नहीं जाते थे। पहला अटैक गुलमर्ग में हुआ, बंगाल से एक बस आई थी टूरिस्ट की, और 87 के जुलाई या अगस्त में पहला अटैक हुआ था उस बस पर। तो AK-47 चलाई गई थी, और जो पहला लड़का पकड़ा गया था वो वहां का रहने वाला था, कुलगाम था। अच्छा। वो उसी के पास से पहले AK-47 पकड़ी गई थी, और AK-47 जब पकड़ी गई तब जाके इनकी नींद खुली। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और यहाँ के लड़के जाके आतंकवाद की ट्रेनिंग लेके फिर तो आतंकवाद का गढ़ बन गया कश्मीर। और कश्मीरी पंडितों को तो दिन दहाड़े, क्या था, कोई सरकारी एजेंसी वहां काम कर पाती थी क्या? सरकार, ऐसा क्या माहौल हो गया था कि सरकार एकदम पूरी तरह से झुक गई थी और कोई मदद करने उन कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं आया? देखिए, इनके पास विल पावर नहीं थी, केवल विल पावर की पावर नहीं थी। जैसे आज हिंदुओं में सेकुलरिज्म का जो पाठ रखे हुए हैं, विल पावर ही नहीं है। विल पावर, और वही कश्मीरी पंडितों के साथ भी यही है। इनके पास जो आपका जो पॉलिटिकल लीडरशिप था, उसके पास विल पावर नहीं था। वो कश्मीर के इशू को न मालूम क्यों जिंदा रखना चाहता था, उस तरह से, जिस तरह से नहीं रखना चाहिए। कहीं भी अगर अलगाववाद की धारा बह रही हो तो उनको बुला के, समझा के, बात करके एक्शन भी करना पड़ता है। तो और क्या, एक्शन भी करना पड़ता है। नागालैंड में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, मिजोरम में क्या हुआ, एक्शन हुए, और बाद में बातचीत भी हुई। बातचीत के बाद उसका सब प्रॉब्लम सॉल्व भी हुआ। ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन कश्मीर इशू को क्यों इन लोगों ने जिंदा रखा? क्योंकि वहां करोड़ फंड्स जाते थे। अच्छा। तो आप इसको यूं समझिएगा कि जो सेंट्रल का पूल है, उसका नियम ये है कि भाई जितना आप टैक्स कलेक्शन हमको देते हो, उसका दुगना या तिगुना हम आपको वापस करते हैं। अच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंडिंग होती है, वहां 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, 10 टाइम्स जाता था। लेकिन वो पैसा 3-4 फैमिलीज में महफूज हो जाता था। वो जो कश्मीर के जेनेसिस में अगर आप जाएंगे तो जो पैसा वहां जनता पर खर्च होना चाहिए था, जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। वो केवल कुछ घरों में जाके महफूज हो। वो चाहे वो शाह रहे हों, चाहे वो अब्दुल्ला रहे हों, वहां जाके पैसा जाके उनके पास कन्फाइंड हो गए, और पैसा आगे बढ़ाई। नहीं तो इनकी संपत्ति रोज कहां से बढ़ने लगी भाई? इनकी संपत्ति आज फारूक अब्दुल्ला फैमिली के पास, मैं समझता हूँ आधा श्रीनगर है। होटल नीडस इनका है, वहां का बड़ी प्रॉपर्टी है। होटल नीडस, अगर आप श्रीनगर जाएंगे तो श्रीनगर मेन शहर में ही आप लाल चौक से चलेंगे डल झील की तरफ, तो डल गेट से पहले ही बाएं तरफ होटल नीडस का बहुत बड़ा कैंपस है। अच्छा। वो इन्हीं का है, वो इनका है। तो वहां जनता के साथ जो जनता को मिलना चाहिए था, नहीं मिला। और वो एक रिवोल्ट जरूर था, लेकिन रिवोल्ट, उसके पीछे रीजन यही था कि उनको सप्रेस किया गया। आज जो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं हमने ये किया वो किया, कुछ नहीं किया। ये सब ढकोसले। सारा जो पैसा गया वो खर्च ही नहीं हुआ, डेवलपमेंट पर खर्च ही नहीं हुआ, लोगों की रिहाइश पर खर्च नहीं हुआ, लोगों के एम्प्लॉयमेंट पर खर्च नहीं हुआ। उनका वहां का मेन एम्प्लॉयमेंट क्या है? टूरिज्म वहां की बड़ी इंडस्ट्री है। वुड वहां है, वहां विलो है जिससे बैट बनती है, सेब है, केसर है। लेकिन वहां जो अनाज की खेती होती है, वहां चावल धान पैदा होता है, जिसको लोग शाली कहते हैं। और वो इतना ही पैदा होता है कि 6 महीने के एक समय का भोजन उनका चल सकता है। अच्छा। बाकी सारा कुछ जितना है वो सब नीचे से जाता है, चाहे दूध हो,
चाहे अनाज हो, चाहे फल हो, फल मतलब जो फल इधर होते हैं, जो फल वहां होते हैं, जैसे सेब वहां होता है, आलू वहां होता है, चेरी वहां होती है, अखरोट वहां होता है, बादाम वहां होता है, वो तो वहां अवेलेबल है। लेकिन बाकी चीजें तो और भी तो जरूरतें हैं। प्याज वहां नहीं होता, आलू बहुत कम होता है, लहसुन नहीं होता, मतलब पूरे वेजिटेबल्स नीचे से जाती है। कुछ वहां फ्लोटिंग गार्डन बना रखे हैं लोग, तो लौकी वौकी की खेती करते हैं गर्मी में, अदरवाइज तो एग्रीकल्चर के मामले में तो बहुत कुछ नहीं है। तो 86 में जो शुरुआत हुई है इस चीज की, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ एक मुहिम चलाने की, इसकी शुरुआत हुई कैसे? देखिए, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ शुरू में कुछ नहीं हुआ था। अच्छा। हुआ तो था एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। अच्छा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में की पोजीशंस पर कश्मीरी पंडित थे। अच्छा। कई जगहों पर थे। अच्छे भाई पढ़े लिखे थे, तो नेचुरली जो पढ़ा लिखा होगा उसको नौकरी मिलेगी। बाकी मौलवियों ने उनको मदरसे से ऊपर जाने नहीं दिया, टेक्निकल एजुकेशन नहीं मिली। बाद में कश्मीर का युवा थोड़ा सा जागरूक हुआ तो वो पढ़ने लिखने लगा। नहीं तो वहाँ हैंडीक्राफ्ट का बड़ा काम है, शाल और जो वहाँ बाकी चीजें बनती हैं, नमदा बनता है, पट्टू बनता है, वहाँ आपका दुशाला बनता है, आपका जो फेमस चीजें हैं वहाँ की, जैसे आपका पश्मीने का शॉल है, उसके बाद आपका तूश का शॉल है, वहाँ उनका बड़ा व्यापार है। और वहाँ की मेरिनो भीड़ जो भेड़ है उसके उनका बड़ा कारोबार होता है। स्वेटर्स बनते हैं, उनके धागे बनते हैं, अच्छे धागे होते हैं। देखिए, कश्मीर के लोग मेहनती हैं, मुसलमान भी मेहनती हैं, हिंदू भी मेहनती हैं। जो हिंदू गांव में रहते हैं वो खेती करते हैं, जो मुसलमान गांव में रहते हैं वो खेती करते हैं। लेकिन वहां सारा विमर्श जो बदला है वो सरकार की गलत नीतियों से बदला है, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो, चाहे वो राज्य की सरकार रही हो। और जो जिसका ड्यू था वो उसको नहीं मिला। रिवोल्ट वहां से शुरू हुआ और उसमें आग में घी का काम किया ये जो पाकिस्तान से जो समर्थित आतंकवादी जो पॉलिटिकल नेता थे उनके, जिनका नाम मैंने लिया, सैयद अली शाह जिलानी था, शबीर अहमद शाह है, उसके बाद आपका मौलवी फारूक मारा गया, उसके बाद बहुत से नेता थे वहां जो इसको अलगाववाद को बढ़ाते थे। उनका एक ही विमर्श था कि भाई हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, और एक हिंदुओं के खिलाफ एक हेट्रेड है उनके पास, एक नफरत का माहौल है। और वो जो कहते हैं कश्मीरियत, क्या कश्मीरियत है भाई? आप नमाज पढ़ो दिन में 5 बार, कौन रोकता है आपको? वो मंदिर जाता है तो आप उसको मंदिर जाने से क्यों रोकते हो? जो शंकराचार्य हिल पर बना हुआ है मंदिर, उसके नीचे के इलाका इन्होंने तख्ते सुलेमानी घोषित कर रखा था। अच्छा। ये तख्ते सुलेमानी है। अच्छा। मतलब इस्लाम आया आज से 1400-1500 साल पहले, और शंकराचार्य कश्मीर जो वैली है, जो आप पामकोट नाम सुने होंगे, जहाँ केसर की खेती होती है, तो ये जितने नाम हैं वो नाम तो सारे ऐतिहासिक पीरियड के हैं, सांस्कृतिक नेम्स हैं। चाहे अवंतीपुर हो, जैसे मार्तंड था उसका नाम मट्टन कर दिया गया, वाराहमूल था उसको बारामूला कर दिया गया, तो नाम वाराहमूल था, तो नामों को बदला गया और एक नैरेटिव बनाया गया, और उसको इस्लामाइजेशन, वहाँ इस्लामीकरण शुरू हुआ वहाँ का। और ये बाद में तो मस्जिदों से ऐलान होने लगा, बाद में अच्छा, ये बात एकदम सही है कि बिल्कुल लाउड स्पीकर से आवाज आने लगे और इनके खिलाफ जहर। बिल्कुल, देखिए रूबिया सईद का जब मंत्री की 1989 में जब अपहरण हुआ रूबिया सईद का, तो गुलाम जिलानी पंडित वहाँ के डीजीपी थे। डीजीपी कश्मीर जो थे वो गुलाम जिलानी पंडित थे, और जिस तरह से उसको छोड़ा गया उस समय, अगर एक्शन जिन लोगों को 4 लोगों को 5 लोगों को छोड़ा गया, उसमें यासीन मलिक भी था, तो इन लोगों को जो छोड़ा गया वो गलत छोड़ा गया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी कामयाब थी, उस समय लेफ्टिनेंट जनरल जकी थे वहाँ कोर कमांडर, और हम लोग एक्शन कर सकते थे, एक्शन हो जाता और रूबिया से छुड़ा लिया, लेकिन वो तो सारा सेट ड्रामा था। मुझे लगता है कि बहुत सेट ड्रामा। अब रूबिया सईद आती है एक मुझसे मारुति ओमनी वैन से, और सोनवार के चौराहे पर छोड़ी जाती है। वो प्रेस किया हुआ फेरन पहनी हुई है, प्रेस किया हुआ कुर्ता पहनी हुई है, फुल मेकअप में है, पॉलिश किया हुआ सैंडल उसमें। कौन अपहरण करता है, ऐसा छोड़ता है भाई? कौन अपहरण करता है? अपहरणकर्ता के नाम पे मजाक, और इसको पूरा प्रोपेगेंडा बनाया गया। कुछ नहीं था वो, इट वाज मिलीभगत। अच्छा। आपको जान के आश्चर्य होगा
कि हमारे 5 ऑफिसर्स वहां मारे गए। वायुसेना के, हमारे एयरफोर्स, वायुसेना के नहीं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के 5 ऑफिसर्स मारे गए। अच्छा, इंटेलिजेंस, जिनका नाम नहीं लिया जाता। अच्छा। जो कश्मीर फाइल्स है उसमें शायद मैंने पिक्चर अभी देखी नहीं है, लेकिन उसमें उनका शायद नाम नहीं है। पहली शहादत हुई थी भाई आरएनपी सिंह की अनंतनाग में। अच्छा। दूसरी हुई थी कृष्ण गोपाल चौहान की गिरुआ में। ऐसे करके 5 लोग मारे गए वहां। अच्छा। 5 आईबी के ऑफिसर्स मारे गए। आईबी के ऑफिसर्स तो अनाथ होते हैं, उनके पास कोई हथियार होता नहीं। उनका कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस काम है और वो कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस करते हैं और वो अपना कर रहे थे, लेकिन उनको घेर के मारा गया। अच्छा। और ये संदेश दिया गया कि हम मारेंगे। और वहां के लोगों 5 ऑफिसर्स पर तो वहां 5-5 लाख का इनाम घोषित हुआ था, उसके पोस्टर्स लगे थे वहां। अच्छा जी, आईबी के 5 ऑफिसर्स का नाम ले। केंद्र सरकार ने क्या किया कि लोकल लड़कों को भर्ती करना शुरू किया उसमें। अच्छा। और जो लोकल लड़के आए, वो जो साइक्लोन स्टाइल होती थी, हमारे जितने ऑफिसर्स थे सबका रेजिडेंशियल हेड मिल गया वहां, सबके पास आतंकवादियों के पास सबका पता पहुंच गया था। अच्छा। इवैक्यूएट करना पड़ा। आईबी के सारे ऑफिसर्स को जनवरी फरवरी में इवैक्यूएट किया गया 90 में। उसमें मैं भी था। अच्छा, आप खुद भी थे उसमें? मैं खुद भी था और सबको इवैक्यूएट किया गया। मैं तो 26 दिसंबर मुझे कहा गया आप जाइए यहाँ से। मैंने लीव अप्लाई किया, मैं चला। सरकार पूरी तरह से पमंग बन गई थी, पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था। अच्छा। उस समय हमारे जो ऑफिसर्स थे वो बहुत बहादुर थे और वहां जो लोग पोस्टेड थे, जो हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने भी कहा नहीं हम लोग काम करेंगे, लेकिन सरकार ने उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया, सरकार ने उनको फ्री हैंड नहीं दिया। जगमोहन को बीच में हटा दिया गया। लोग कहते हैं जगमोहन ने क्यों नहीं, जगमोहन तो पहुंच ही नहीं पाए जनवरी में। वो जब घटना हुई है जिस दिन की 9 जनवरी 1990 को, जिस दिन कश्मीर के पंडितों को मारा गया, वो पंडित जो थे मारे गए, तो गिरजा टिक्कू मारी गई, उसके साथ रेप हुआ, उसको आरे से चीरा गया और वहां ये कहा गया, उसके चश्मदीद गवाह हैं लोग भाई, लोगों ने देखा है उनको मारते हुए। मतलब ये फिल्म नहीं है, ये नहीं एकदम उसी तरीके से, जिस तरीके से अभी, क्योंकि ये एक्चुअली मैं देखिए अभी काश्मीर, मैं इस चीज को आपके सामने इसीलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि आप खुद रहे हैं वहां पे, इस मर्द को आप जानते हैं अच्छी तरीके से, और कश्मीर फाइल्स मूवी में भी एकदम इसी तरीके से दिखाया गया, आरी से पब्लिकली सबको सामने काट दिया गया। इतना ही नहीं, आप वहां बख्शी स्टेडियम है जी, वहां जाओ, दीवार पर लिखा हुआ इंडियन डॉग्स गो बैक, और अब भी हो सकता है लिखा हुआ। हम लोग जब थे तब तो रोज देखते थे, हम जब थे वहां रोज देखते थे, और वहां मुसलमान बहुत प्रेशर क्रिएट करता था। आप कोई सामान लेने जाइए तो आपको मजबूर करते थे कि आपको यही लेना। ऐसा हुआ है लोगों के साथ। अच्छा। हाँ, मतलब इस तरीके के, जैसे आपने किसी सामान का भाव पूछ लिया, भाई आदमी जाता है कोई बाजार में सामान खरीदने तो 5 चीजें देखता है, उसमें से एक चीज खरीदता है, वो लड़ने को तैयार हो जाएगा आपसे, तुमने हमारा समय क्यों खराब किया, तुमको लेना नहीं है, हमारा समय खोटी किया तुमने, और वो गाली गलौज पकड़ देते थे। महिलाओं पर तो बहुत दबाव था, महिलाएं अकेले बाजार में नहीं जाती थी, कश्मीरी पंडित की औरतें घूमती थी क्योंकि वो लोकल थी, लेकिन जो बाहर के लोग थे, जो आर्मी के लोग ऑफिसर्स थे वहां, उनकी महिलाएं थी, जो और सेंट्रल एजेंसीज के ऑफिसर्स थे उनकी महिलाएं थी, वहां फैमिली के साथ लोग रहते थे वहां, और ऐसा हुआ है कि लोग बाजार जाना बंद कर दिए। अच्छा। 88 के बाद लोगों ने बाजार जाना बंद कर दिया, मतलब इतना टेरर फैला। अरे भाई, जो बड़े बड़े नाम थे, जावेद अहमद नलका, जावेद अहमद मीर, ये उस समय के बड़े नाम थे, इन लोगों ने कितने लोगों को मारा, सिक्योरिटी फोर्स के लोग मारे गए, तो यहाँ तक फ्री हैंड नहीं दिया गया गवर्नमेंट से किसी को। अच्छा। ना किसी सेंट्रल एजेंसी को, ना आर्मी को, ना सीआरपीएफ को, किसी को फ्री हैंड नहीं दिया गया, ना बीएसएफ को। लोग पिटते रहे, सरकारें बैठ के वहां आयश करती रही, सरकारें देखती नहीं। ये जो लोग कश्मीर के एक्सपर्ट बनते हैं, उस समय मीडिया क्या कर रही थी? मीडिया का कोई रोल ही नहीं था, मीडिया कौन डर के मारे जाता था वहां, इंडिया से कोई मीडिया नहीं जाता था वहां एक आध जो बहादुर थे, जम्मू कश्मीर टाइम्स है उसके एडिटर थे, मुस्लिम थे, उनको मार दिया गया। अच्छा। क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई थी, मतलब जिसको भी जो भी, हाँ, जिसने भी प्रो इंडिया स्टैंड लिया वो मारा गया, जिसने प्रो इंडिया स्टैंड लिया मारा गया। जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो आजाद हिंदुस्तान की इतनी बड़ी दुर्घटना है कि आपके मतलब
वो तो वही हुआ कि आप हमारे घर हमसे मिलने आ गए, आप घर छोड़ के जाइए। और वहां पहले से तय हो गया था मेरा घर कौन लेगा, उसका घर कौन लेगा, घर का घर कौन लेगा, कॉल का घर कौन लेगा, उसमें जो रहना का घर कौन लेगा। औरतों को भी छोड़ करके जाने को कहा गया। हाँ हाँ, कहा गया था तुम अपनी औरतों को और लड़कियों को छोड़ के जाओ, काफिरों को, काफिरों। आज जो बड़े बड़े मौलाना है वो कहते हैं काफिर कौन, हम आपको नहीं कहते। गलत बात है। वो जो भी लोग कलमा नहीं पढ़ते, जो इनके धर्म को नहीं मानते, वो सब काफिर है। आप जाकिर नायक का भाषण सुन लीजिए, वो क्या कहता है काफिरों के बारे में। इनकी कुरान की जो 24 या 32 आयतें हैं जिस पर बैन करने की बात कई बार कई लोगों ने कही, वसीम रिजवी ने भी कहा, वो क्यों कहा गया कि जहां इनको पाओ इनको कत्ल करो, काफिरों को कत्ल करो। तो ये तो विमर्श था इनका, और इसको पाकिस्तान ने खूब हवा दिया। पाकिस्तान जानता था, देखिए वहां टेररिज्म क्यों फैला, क्योंकि वहां जो लोकल आबादी थी मुसलमानों की, उन्होंने उनको वेलकम किया। वो उनके लिए जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, पैन इस्लामिज्म, इस्लाम के नाम पर पैन इस्लामिज्म जो था, उसमें वो सब भाई कहते भी हैं। ये जो कोई तबलीग जमात वाला जाता है किसी के यहाँ, तो जाके क्या कहता है, मैं आपको जानता नहीं लेकिन दीन के रिश्ते से मैं आपका भाई लगता हूँ। शब्द यहीं से शुरू होता है। ये जो कहते हैं कि हम धर्म का प्रोपेगेंडा करना है, वो ऐसे करते हैं, मैं आपको नहीं जानता लेकिन दीन के रिश्ते से आप मेरे भाई लगते हैं। यहां से प्रोपेगेंडा शुरू होता है। भाई आप धर्म अपना मानो, धर्म कौन रोकता है किसको मानने से? हिंदुस्तान में तो नहीं रोकता, और मैं समझता हूं वर्ल्ड के किसी मुल्क में कोई नहीं रोकता। लेकिन आप कश्मीरी एक ऐसी जगह थी जहां हिंदुओं के, आप हिंदू कोई कलावा नहीं मानता था। कश्मीरी पंडित कोई टीका लगाता था, कोई कोई, बाकी तो कोई लगाता ही नहीं था। कोई कोई टीका लगाता था हल्का सा पीला बिंदी जैसा, जिसको दूर से आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे हम अभी पूजा करने के बाद टीका लगाया, वैसा टीका लगाया, तब तो कहाँ कभी घूमे वहां, नेवर। मतलब इतना डर पैदा कर दिया गया, इतना भय था ही, इतना भय था, सिंगल आउट करके मारा गया। हिंदुओं को सिंगल आउट करके मारा गया साहब। ऐसा नहीं हुआ कि वहां की प्रॉब्लम एक दिन में हुई है। आज जो कश्मीरी पंडित वहां से भागे, उनकी लड़कियों के साथ बेइज्जती होती थी, उनकी औरतों के साथ बेइज्जती होती थी, उनके साथ बेहुरमती की जाती थी, उनको सरेआम बाजार में तंग किया जाता था। ये तो जो आप कश्मीर फाइल्स का देख रहे हो, हम समझते हैं 14 या 20 कहानियां हैं शायद इसमें, ऐसा कुछ है। लेकिन ऐसी 200 कहानियां होंगी। मतलब कश्मीर फाइल्स में केवल अभी 1% दिखाया है। बता तो रहा हूं कि जो आप दिखा रहे हैं विवेक अग्निहोत्री, इट इज ओनली ए ड्रॉप इन एन ओशन। सच्चाई तो बहुत कुछ और अलग है, सच्चाई बहुत कुछ अलग है। वहां का एक आम शहरी जो है, अब आज तो मुझे कश्मीर छोड़े हुए 30 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन उस समय भी जब हम लोग वहां थे, एंटी इंडिया फीलिंग थी। इसको कोई स्वीकार करे न करे, कोई राजनेता नहीं स्वीकार करेगा, उसको न मालूम किस चीज का डर है, लेकिन वहां एंटी इंडिया फीलिंग थी, और सब जगह वो दिखती थी, वो सरेआम दिखती थी। हम लोग शिवरात्रि पर अगर जल चढ़ाने जाते थे तो हम लोगों पर पत्तियां कसी जाती थी। लोग हाँ रिमार्क पास करते थे, वो दाल बाटी खाने वाला, हिंदुओं को दलबट कहते हैं। अच्छा, हाँ दलबट, कश्मीरी मुसलमान जो है वो हिंदुओं को दलबट कहते हैं। तो दलबट जा रहा है। आप होली पर छुट्टी नहीं होती थी हमारे यहाँ, इट वॉज ए रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। अच्छा, पूरा कश्मीर खुला रहता था। सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ ऑफिसेज में खाली होली मनती थी, कश्मीर में छुट्टी नहीं होती थी होली। जम्मू में होती होगी, क्योंकि जम्मू के लोग होली खेलते थे। लद्दाख में नहीं होती थी, लेकिन लद्दाख में जो ट्रूप्स थे वो अपना होली खेलते थे, दिवाली भी मनाते थे। लेकिन कश्मीर में किसी हिंदू त्योहार पर कोई छुट्टी नहीं होती थी ना। देखो रोजे के समय जब इनका रमजान का महीना चलता है तो 30 दिन आपको दिन में अगर कहीं आपने किसी ने आपको खाते को पकड़ लिया तो आपकी चपक से पूजा हो जाएगी। अच्छा, आपको मारना शुरू कर देंगे, आपकी पिटाई हो जाएगी। ऐसा एक दो नहीं, सैकड़ों वारदात हुई। रमजान का महीना चल रहा है, कैसे चाय की दुकान, भाई ठीक है आपका सब बंद रहे, हम तो खा सकते हैं ना, हम तो रोजे से नहीं है, लेकिन आपको जबरदस्ती वो इन्फ्लिक्ट किया जाता है। अच्छा, हाँ,
मतलब एक भयावह परिस्थिति में वो कश्मीर भयावह में जो रहे हैं बिल्कुल उनका परिवार इस तरीके के माहौल में कई सालों तक रहा। रहा। और बाद में जब ये फूट पड़ा तब कश्मीरी पंडितों को घर छोड़ना नहीं, जब हमको यहाँ तक याद है कि जब करीब 40 कश्मीरी पंडित और 20 सिख मारे गए थे, जगह का नाम नहीं याद पड़ रहा है मुझे अभी, अनंतनाग के आसपास का कहीं का इलाका है, वहीं कहीं मारे गए थे, जेनोसाइड हुआ था, उसमें सिख भी मारे गए थे, कश्मीरी पंडित भी मारे गए थे। उसी के बाद से इनमें डर पैदा होना शुरू, उसके बाद मस्जिदों से ऐलान होने लगा। अच्छा। और मस्जिदों से वो गालियां दी जाती थी, हम लोग तो गालियां सुने हैं। अच्छा। हाँ, गालियां दी जाती थी, सदैव गाली दी जाती थी, मस्जिदों से गालियां दी जाती, कोई रोकता नहीं था इनको, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करता था, फारूक अब्दुल्ला कुछ नहीं करता था, सब केवल खामोश मुंह दर्शक बने, पुलिस भी कुछ नहीं करती थी। अगर कुछ हो भी गया, अगर आपके पुलिस में कॉन्टैक्ट्स हैं तो शायद एफआईआर लिख लिया जाए, अदरवाइज लिखा भी नहीं जाएगा। अच्छा। जेएनके पुलिस की स्थिति बहुत खराब थी, कम से कम कश्मीर वैली, मैं जम्मू की बात नहीं कह रहा हूँ या लद्दाख की बात नहीं कह रहा हूँ, कश्मीर वैली में तो ये स्थिति थी कि आप अगर आपने कहीं कुछ कह दिया, आप अपने ड्राइंग रूम में भी बैठ के वहां डिस्कस नहीं कर सकते थे, नवाल कौन बैठा हो आपके यहाँ जो जाकर बात कह दें कि यहाँ ये बात हो रही है। सही बात। और आपके पास आप पर अटैक हो जाए या आपसे झगड़ा कर लिया जाए या आपको पीट दिया जाए, ये तो आम बात थी वहां, एकदम तो ये डर बैठा करके रख दिया था, एकदम जिसको कहते हैं हॉरिफाई कर देना पूर्णतः। कश्मीरी पंडित वहां का दोयम दर्जे का नागरिक था, दोयम दर्जे का नागरिक था, सबसे पढ़े लिखे और सबसे उच्च वर्गीय नागरिक दोयम दर्जे के थे। और मैं नहीं समझता कि आज जो भी कश्मीरी पंडित है, मैं देख सुशील पंडित वगैरह को फॉलो करता हूँ या उनकी बात सुनता हूँ, सुशील पंडित को जानता भी, वो अपनी बात मजबूती से रखते हैं, उन्होंने बहुत पहले आगाह किया था। सुशील पंडित एक ऐसा आदमी है जिसने, मैं समझता हूँ आज से 25-30 साल पहले आगाह किया था कि हालात बिगड़ रहे कश्मीर के। हम लोग ने भी आगाह किया था कि सुनता कौन था, कोई मानने को तैयार नहीं था। आज कश्मीर ब्लीड कर रहा है तो इसकी जेनेसिस 1947 में है, 1947 में। अगर हमारी सेनाएं जब मुजफ्फराबाद पहुंच रही थी तब नेहरू को क्या जरूरत थी जाने की यूएन मिशन में। सही बात। आज भी आपको जान के आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, वहां यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान अनमोगिब दफ्तर है, श्रीनगर में भी है, दुर्गानाथ पर, और वहां मुजफ्फराबाद में, और उनकी यूएन का पूरा की फोर्स रहती है वहां, और वो फ्रीली मूव करते हैं, अपनी रिपोर्ट भेजते हैं यूएन को, जबकि यूएन कुछ नहीं करता है, खाली आपसे पैसा लेता है, कुछ नहीं करता है। यूएन का वहां कोई से नहीं है, यूएन हैज गॉट नो से, मतलब उसकी कुछ वो भी नहीं, कुछ नहीं, वो इट इज टोटली इनवैलिड। दर्द इतना है, और जो ये कश्मीर मूवी अभी रिलीज हुई है, पहले की सरकार और आज की सरकार से कश्मीर में कुछ तो चेंज आया होगा। बहुत कुछ चेंज आया है। इधर जो लोग हमारे साथ के हैं या जो जूनियर हैं जो वहाँ पोस्टेड हैं, उनसे जब बात होती है वो बताते हैं कि क्या चेंज आया है। अच्छा। जैसे जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, धारा 35 से हटाई गई, उसके बाद उसको 3 स्वायत्तशासी रीजन में बांट दिया गया, तो जो इनका एलिमेंट था सरकार में घुसा हुआ, जो वहां इन लोगों ने, जैसे जिलानी का लड़का था, वो नौकरी भी करता था, उसका नवाब भी नौकरी करता था, वो अलगाववादी भी था, सरकार से पैसा भी आ रहा है, उन सबों ने एक नया फंडा निकाल लिया था, कश्मीरी लड़कों से पैसा लेके उनको बांग्लादेश में और पाकिस्तान में एमबीबीएस की पढ़ाई करा देते थे। अब बांग्लादेश में बताइए, एमबीबीएस की पढ़ाई बांग्लादेश में हो रही है, बांग्लादेश कितना डेवलप कंट्री है, और एमबीबीएस की क्या पढ़ाई होती है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर किसी डेवलप कंट्री में होती हो तो बात समझ में आती है। लेकिन अब बांग्लादेश पढ़ने जा रहा है, कोई कहेंगे हम भैया नेपाल जा रहे हैं पढ़ने, नेपाल भी जाते हैं लोग पढ़ने, तो आने के बाद फिर एमसीआई का टेस्ट देना पड़ता है। सही बात है, क्योंकि कुछ आता जाता तो है नहीं, ना तो टीचिंग फैकल्टीज है वहाँ, और ना उस, देखिए हर एक मुल्क में अपनी अपनी उसकी बीमारियां होती हैं, अपना अपना उसका मेडिकल सिस्टम होता है, अपने लोग होते हैं, अपने डॉक्टर्स होते हैं, अपनी पैथोलॉजी होती है, उसकी वो ट्रीटमेंट जानते हैं। अब आज अमेरिका का कोई एक डॉक्टर इंडिया में आ जाए, उसको रूरल एरिया में भेज दीजिए तो ट्रीटमेंट कर ही नहीं पाएगा एकदम से, क्योंकि वो तो मॉडर्न मेडिसिन, वो टेली मेडिसिन के बारे में जान रहा है, वहां के बारे में जान रहा है, वहां की बीमारियां अलग ढंग की हैं, यहाँ की बीमारियां अलग ढंग की हैं।
लाइफ स्टाइल दोनों जगह की अलग अलग है। ये रूरल बेस्ड इकोनॉमी है, वो अर्बन बेस्ड इकोनॉमी है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, या उनका मेडिकल सिस्टम आपसे ज्यादा डेवलप है। लेकिन उसके बाद भी इस सरकार ने, जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई, हम लोग तो रिटायरमेंट करीब थे, फ्री हैंड मिला काम करने को, नो यू टर्न। जो सही है वो सही किया गया, जो गलत है वो कभी नहीं किया गया। गलत पहले भी हम लोगों ने कभी नहीं किया, लेकिन सही पकड़ने के बाद यू टर्न लेना पड़ा है। अच्छा, मेरे अपने जीवन में कम से कम 20 घटनाएं ऐसी हैं जब मुझे यू टर्न लेना पड़ा है। मेरा ट्रांसफर कर दिया गया है, मुझे प्रताड़ित किया गया है, मुझे मेंटली सप्रेस किया है लोगों ने। अच्छा, हाँ, 2-2 करोड़ रुपए की रकम पकड़ी गई, वो छोड़ना पड़ा। रोमन कैथोलिक मिशंस का लंबा फंड पकड़ा गया, नंबर 2 का अनअकाउंटेड मनी थी, छोड़ना पड़ा। मेरा ट्रांसफर हो गया, रातों रात ट्रांसफर किया गया मुझे। तो ये सब तो झेला है हम लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने सब झेला है। तो ये है दर्द। और मैंने आज आपके सामने ये कश्मीर फाइल्स मूवी से जो आवाज उठ रही है पूरे राष्ट्र में, आप देख रहे हैं थिएटर में और लोग सोशल मीडिया पे भी आ गए। तो उसमें एक बात बताना और बहुत जरूरी होगा, जी जी, बहुत जरूरी होगा। यहाँ कोई बात छूट रही थी बार बार, कि जो कश्मीरी पंडित वहां अब बसना भी चाहते हैं, उनको अगर बसाया भी जाएगा तो उनको हेवी प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि वहां का लोकल मुस्लिम ये बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं समझता हूँ वहां वो इनको बसना नहीं देना चाहते हैं। ये इनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। नो, मैं नहीं समझता कि केंद्र सरकार को इतना आसान होगा इनको बसाना वहां से, इनको रिहेबिलिटेट करना, और इनके मन में जो डर बैठा हुआ है, इनके साथ जो हुआ है, उसको खत्म करना। उसको आप कोई चीज को अनडन तो कर नहीं सकते। यू कैन नॉट रोल बैक द टाइम। एग्जैक्टली, आप समय के चक्के को घुमा तो नहीं सकते बैक में। वो तो हुआ है इनके साथ, और वो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। इनकी संपत्तियां, इनके मकान, इनका धनो ऐसबाब जो भी वहां था, वो सब छोड़ के आना पड़ा। अरे हम लोग अपना कोई सामान नहीं निकाल पाए। मेरी भी 10 साल की कमाई वहीं रह गई। जो मेरा अर्निंग था, जो मैंने फर्नीचर बनवाया था, जो मेरी अर्निंग थी वहां, हम लोग के कपड़े लेते थे, सब छोड़ के भागना पड़ा वहां से। ऐसे थोड़ा है कि खाली तो ये दर्द जो दिखाया गया है कश्मीर फाइल्स में, ये भी केवल 10% है। हकीकत और भी इससे ज्यादा बुरी है। आज आपके दिल में जो दर्द उठ रहा है इस मूवी के नाम पर और कश्मीरी पंडितों के दर्द के नाम पर, ये दर्द पहले ही उठ जाना चाहिए था कि ये आवाज कम से कम तभी तो न रहती। आज जब फिर से एस्टेब्लिशमेंट के लिए वहां लोग आगे बढ़ रहे हैं तो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो डर, कश्मीरी पंडितों का दर्द आज तक बना हुआ है। न्यूज लाइव नाउ पर हम लगातार राष्ट्रहित और राष्ट्रवाद के मुद्दे लेकर के आएंगे और आपके सामने कश्मीर फाइल से रिलेटेड और भी स्टोरी के साथ मौजूद रहेंगे। आप बने रहे न्यूज लाइव नाउ पर, देखते रहे न्यूज लाइव नाउ, लाइव खबर, लाइव असर।